इस वीडियो में हम कामना रोहिल्ला केस के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि एक झूठ बोलने पर उसे छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक कत्ल को छुपाने के लिए मुजरिम को कितने कत्ल करने पड़ सकते हैं, इसके बारे में आप लोग कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो आज की यह कहानी काफ़ी दिलचस्प है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है क्राइम कहानी हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना वक्त गवाए कहानी शुरू करते हैं। देहरादून की नेहरू कॉलोनी में कामना रोहिल्ला अपने पति अशोक रोहिल्ला के साथ रहती थी। अशोक और कामना की एक बेटी भी थी जिसकी उम्र 3 साल थी। अशोक एक ट्रांसपोर्टर थे, इसलिए उन्हें ज़्यादातर वक्त शहर में यानी कि देहरादून में ही बिताना पड़ता था। कामना ने भी कॉलोनी में ही एक बुटीक खोल रखा था। कामना की बेटी जानवी काफ़ी छोटी थी, इसलिए वो भी दिन भर कामना के साथ ही रहती थी। इस तरह तीनों ही परिवार के लोगों की ज़िंदगी काफ़ी आराम से बीत रही थी, लेकिन तभी इनके परिवार को किसी की नज़र लग गई। 29 अगस्त 2019 की बात है। रात गहराते ही अशोक और कामना खाना खाकर सोने चले गए थे। जानवी पहले ही सो चुकी थी। रात के 11 और 12 बजे के बीच अशोक के घर से 2 गोलियां चलने की आवाज़ आती है। गोलियों की आवाज़ सुनकर पड़ोसी घबरा गए और उन्हें लगा कि लूटपाट करने के लिए अशोक के घर में कुछ बदमाश घुस गए हैं, इसलिए वह तुरंत ही अपने घर से बाहर निकले। जैसे ही पड़ोसी अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उन्होंने देखा कि अशोक अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए वहां से काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है। गोलियों की आवाज़ और फिर इस तरह से अशोक को अचानक से घर से भागते हुए देखकर पड़ोसियों की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो अशोक के घर के पास ही एकत्रित हो गए और हकीकत जानने के लिए सभी के मन में उत्सुकता थी कि आखिरकार यह पूरा माजरा क्या है, और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अशोक के साथ हुआ क्या है। कुछ पड़ोसियों ने हिम्मत करके अशोक के घर में घुस गए। घर में घुसते ही उन्होंने देखा कि पूरे घर में लाइट जल रही थी और घर का सामान अपनी जगह पर रखा हुआ था। देखने पर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन जैसे ही पड़ोसियों ने अशोक के बेडरूम में झांका तो वो सन्न रह गए। पड़ोसियों ने देखा कि बेड पर कामना खून से लथपथ पड़ी हुई थी और उसके सिर से खून बहकर फर्श पर फैलता जा रहा था। कामना के पास ही उसकी बेटी जानवी सोई थी। उस वक्त सभी लोगों को लगा कि अशोक ने ही कामना को गोली मारी है और वहां से भाग गया है। कामना की लाश को ऐसे बेड पर पड़ा देखकर पड़ोसी तुरंत ही घर से बाहर निकल आए और उन्होंने 100 नंबर डायल करके नेहरू कॉलोनी की पुलिस को तुरंत ही वहां पर बुला लिया। पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची और पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस को पहली नज़र में देखने पर यह बिल्कुल भी लूटपाट का केस नहीं लग रहा था और पड़ोसियों ने बताया कि कुछ ही समय पहले अशोक भी वहां से गाड़ी लेकर काफ़ी घबराते हुए भागा है, इसलिए पुलिस को यकीन हो गया कि हो ना हो अशोक ने ही कामना को गोली मारी है और वहां से भाग गया है। अगर यह लूटपाट का केस होता तो ज़रूर घर का सभी सामान अपनी जगह पर नहीं होता और पूरे घर में अफरा तफड़ी मची होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वजह से पुलिस का शक अशोक के ऊपर और ज़्यादा गहरा गया। इसीलिए पुलिस ने अशोक के बारे में पता लगाने का सोचा तो पड़ोसियों द्वारा अशोक का नंबर पुलिस को मिल गया और पुलिस की अशोक से बात हुई तो अशोक ने एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया। अशोक ने बताया कि उसे भी गोली लगी है, इसीलिए वह पास ही के हॉस्पिटल में भर्ती है। इसी का पता लगाने के लिए पुलिस तुरंत ही श्रीमंत इंद्रेश अस्पताल पहुंची, जहां पर अशोक आईसीयू में भर्ती था और उसका काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका था, इसलिए उसकी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई थी। इसलिए इस समय पर उससे पूछताछ करना भी बिल्कुल संभव नहीं था। इसीलिए पुलिस आगे की जांच में जुट गई और उन्हें कामना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ कि कामना के सिर में पीछे से गोली मारी गई थी। गोली भी काफ़ी पास से मारी गई थी,
इसी वजह से कामना ने मौके पर ही तुरंत ही दम तोड़ दिया है। वहीं पर अशोक को भी पेट में गोली मारी गई थी और कामना के पास ही उसकी 3 साल की बेटी भी लेटी हुई थी, लेकिन मुजरिम ने उसे छुआ तक नहीं और घर पर लगा हुआ डीवीआर भी अपने साथ ले गया। इससे पुलिस को यह तो साफ हो चुका था कि मुजरिम जरूर रोहिल्ला परिवार का जानने वाला ही है। इसी वजह से उसने उनकी 3 साल की बेटी जानवी को छुआ तक नहीं है। पुलिस को लगा कि आरोपी फिर से अशोक के ऊपर हमला कर सकते हैं, इसलिए अस्पताल में भी 2 सुरक्षा कर्मियों को 24 घंटे के लिए अशोक की निगरानी करने के लिए छोड़ दिया और आगे की जांच जारी रखी। 1 सितंबर 2019 को अशोक को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि अब वह लगभग ठीक हो चुका था। इसलिए पुलिस ने तुरंत ही उससे पूछताछ शुरू कर दी, तो जो अशोक ने बताया वह काफ़ी हैरान कर देने वाला था। अशोक ने बताया कि 29 अगस्त को रात के करीब 11:30 बजे उसकी बुआ का बेटा रिंकू उर्फ अजय वर्मा उससे मिलने के लिए आया। रिंकू अमन विहार रायपुर में रहता है और उसके साथ 2 लोग भी थे। रिंकू और उसके दोस्तों को ड्राइंग रूम में बैठाकर वह अंदर कमरे में पानी लेने के लिए चला गया। इतने में रिंकू बेडरूम में गया और वहां पर 3 साल की बेटी के साथ सो रही कामना के सिर से रिवॉल्वर सटाकर उसे गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनकर वह जैसे ही पहुंचा तो उसने उसे भी गोली मार दी। इसीलिए वह घबराकर भागकर तुरंत ही अस्पताल आ गया और उसे आगे का कुछ भी पता नहीं है। रिंकू वर्मा का नाम सुनते ही पुलिस ने तुरंत ही रिंकू वर्मा नाम के व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कर ली और उसके खिलाफ छानबीन शुरू कर दी। तो रायपुर थाने में जानकारी मिली कि रिंकू वर्मा पहले से ही काफ़ी बड़ा अपराधी है और उसके ऊपर कई सारे मुकदमे चल रहे हैं और साथ ही उसके ऊपर इनाम भी रखा गया है। स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण अशोक पुलिस को सिर्फ यही बता पाया था कि रिंकू वर्मा ने ही उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है, लेकिन पुलिस को अभी तक यह वजह पता नहीं लग पाई थी कि रिंकू वर्मा ने आखिरकार अशोक और कामना के ऊपर हमला क्यों किया था। और तभी पुलिस की पकड़ में रिंकू वर्मा का एक पहचानने वाला आ गया और पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि काफ़ी लंबे समय से उसका रिंकू से कोई संपर्क नहीं हुआ है। तभी कामना के भाई ने पुलिस से अशोक पर शक जाहिर करते हुए कहा कि दोनों का रिश्ता काफ़ी लंबे समय से ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए हो सकता है कि अशोक ने ही कामना को गोली मारी हो और फिर खुद को गोली मारकर वह हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, जिससे कि उस पर कोई भी शक ना करे। पुलिस को अशोक पर पहले से ही शक था, लेकिन कामना के भाई की वजह से पुलिस को और भी ज़्यादा शक हो गया कि हो सकता है कि अशोक ने ही कामना को गोली मारी हो। लेकिन अशोक का स्वास्थ्य अभी भी ठीक नहीं था, इसलिए अभी पुलिस उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती थी और उससे पूछताछ भी नहीं कर सकती थी। अभी 2 दिन बाद फिर से ICU से अशोक को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, तो पुलिस तुरंत उससे पूछताछ करने के लिए पहुंची। नेहरू कॉलोनी के थानेदार दिलबर नेगी ने बिना घुमाए फिराए सीधे बात करते हुए अशोक से कहा कि तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, पुलिस के पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं और तुम्हारे बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए तुम सब कुछ सच सच बता दो। थानेदार का ऐसा कहते ही मानो अशोक को सांप सूंघ गया हो और गर्मी में भी उसका चेहरा लाल पड़ गया। इस बात का अशोक कोई भी जवाब नहीं दे पाया और पुलिस वालों का मुंह ताकता रह गया। इसी वजह से पुलिस भी समझ गई कि मानो ना मानो अशोक ने ही कामना को मारा है। अशोक भी समझ गया कि अब झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और पुलिस को बताया कि उसने ही कामना को 2 लाख की सुपारी देकर मरवाया है। अशोक की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए पुलिस उसे तो तुरंत गिरफ्तार नहीं कर पाई, लेकिन सुपारी किलर्स को पुलिस ने तुरंत ही पकड़ लिया और अशोक के स्वस्थ होने तक इंतज़ार करती रही। लेकिन जैसे ही अशोक स्वस्थ हुआ तो पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू की कि आखिरकार उसने अपनी पत्नी कामना को क्यों मरवाया है, तो उसने काफ़ी बड़े खुलासे कर दिए। अशोक ने बताया काफ़ी समय पहले देहरादून में उसके ऑफिस के पास एक PCO था, जहां पर एक लड़की रहा करती थी। उस लड़की का नाम रेखा था और अशोक
अक्सर उस पीसीओ पर बात करने के लिए जाता था और धीरे धीरे अशोक और रेखा की दोस्ती हो गई और दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। रेखा का एक भाई भी था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश की मंगेतर कामना थी और कामना और अशोक इस तरह एक दूसरे से मिले। जब दोनों एक दूसरे से मिले तो उन्होंने अपने पहले का रिश्ता तोड़ दिया और दोनों एक साथ रहने लगे और धीरे धीरे दोनों का प्यार काफ़ी गहरा होता चला गया और 2014 में अशोक और कामना ने कोर्ट मैरिज कर ली और नेहरू कॉलोनी में फ्लैट में रहने लगे और कुछ ही समय बाद दोनों के परिवार ने भी इस शादी को स्वीकार कर लिया और दोनों की शादी धूमधाम से कर दी। इस तरह दोनों एक साथ रहने लगे। अशोक का पहले से ही जमा जमाया कारोबार था, इसलिए वह दिन भर घर से बाहर रहता था। घर में अकेली कामना बोर हो जाती थी, इसीलिए कामना ने पास ही में एक बुटीक खोलने का सोचा। बुटीक खोलने पर अशोक भी राज़ी हो गया और उसने पास में ही एक बुटीक खुलवा दिया, जिससे कि कामना का समय भी कटता था और घर में आमदनी भी होती थी। पति पत्नी दोनों कमा रहे थे, इसलिए दोनों की ज़िंदगी बड़े मज़े से कट रही थी। लेकिन अशोक की बुआ का बेटा रिंकू उर्फ अजय वर्मा अक्सर भाई और भाभी से मिलने के लिए उनके घर पर आता था। इत्तेफाक से जब भी रिंकू उनसे मिलने के लिए आता था तो अशोक काम के सिलसिले में बाहर होता था। देवर और भाभी का रिश्ता निभाने के लिए कामना भी रिंकू का स्वागत करती, उसे चाय पानी के लिए पूछती थी और अपने घर में बिठाती थी। जब अशोक को पता लगा कि घर में उसकी गैर मौजूदगी में रिंकू उनके घर पर उनसे मिलने के लिए आता है तो उसने कामना से मना कर दिया कि अब वह रिंकू को घर में ना आने दे, क्योंकि रिंकू एक काफ़ी क्रिमिनल टाइप का आदमी है और उसकी वजह से वह भी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए जब तक अशोक घर में ना हो तो वह रिंकू को घर में बिल्कुल भी ना आने दे। साथ ही कामना को अशोक ने बताया कि रिंकू के ऊपर पुलिस ने इनाम रखा हुआ है, क्योंकि उसने अपने 6 साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति को मार दिया था। इसी वजह से उसके घर वालों ने भी उसका बहिष्कार कर दिया और उसे अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दिया। अशोक रिंकू की वजह से किसी भी समस्या में नहीं फंसना चाहता था, इसलिए उसने कामना को समझा दिया, लेकिन फिर भी कामना नहीं मानी और जब भी रिंकू आता तो वह उसे अपने घर में आ जाने देती। इस वजह से अशोक कामना के ऊपर भी काफ़ी नाराज़ हुआ और उसने कामना को फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन रिंकू अक्सर उनके घर पर आ जाता था और ज़बरदस्ती घर में घुस जाता था और चाय पानी के लिए भी कह देता था। मजबूरी में कामना को उसे घर के अंदर बुलाना पड़ता और उसे चाय पानी के लिए भी पूछना पड़ता। इसी वजह से अशोक को भनक लग गई कि कामना और रिंकू के बीच में ज़रूर अवैध संबंध है। इसी वजह से कामना हर बार रिंकू को घर के अंदर आने देती है। कामना से इस बात पर उसका खूब झगड़ा हुआ। कामना ने पूरी तरह से साफ कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अशोक का शक दूर नहीं हुआ। दोनों के बीच में रिंकू की वजह से काफ़ी झगड़ा रहने लगा और अशोक रिंकू की वजह से इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि उसने रिंकू को रास्ते से हटाने के लिए एक योजना बना ली। योजना के अनुसार 3 नवंबर 2018 को अशोक ने रिंकू को अपने जन्मदिन की पार्टी में अपने एक दोस्त के घर पर बुलाया, जहां रात भर पार्टी हुई। उस पार्टी में अशोक के दोस्त दीपक शर्मा, उसका छोटा भाई गौरव शर्मा और परवेज उर्फ बरसू निवासी सरधना मेरठ शामिल थे। इस पार्टी में कामना को नहीं बुलाया था। दीपक और गौरव ने 4 नवंबर की सुबह रिंकू को नौकरी दिलाने के बहाने अपने साथ लेकर राजस्थान चले गए। जाने के लिए अशोक ने उन्हें कार भी बुक कर दी। रास्ते में परवेज ने धोखे से रिंकू को शराब में जहर दे दिया और गला दबाकर उसे मार दिया और रास्ते में ही झाड़ियों में उसकी लाश को फेंक कर वहां से फरार हो गए। रिंकू पहले ही अपने घर और जायदाद से बेदखल था, इसलिए उसे किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की। अशोक और कामना की ज़िंदगी से रिंकू नाम का कांटा पूरी तरह से निकल गया, लेकिन फिर भी दोनों की ज़िंदगी पहले जैसी समान नहीं हुई। अशोक अब भी कामना से बदले की आग में जल रहा था
और उसे लग रहा था कि कामना ने सचमुच उसे धोखा दिया है। इसी वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। दोनों एक छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे से काम पड़ने पर ही बहुत कम बातचीत किया करते थे। अशोक अपना अकेलापन दूर करने के लिए फिर से रेखा के पास चला गया। यह बात कामना से नहीं छुपी और फिर से दोनों के बीच काफ़ी झगड़े होने लगे। अशोक रोज़ रोज़ की चिक से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और वह अब कामना से भी छुटकारा पाना चाहता था। इसलिए उसने कामना के लिए भी एक प्लान तैयार कर लिया और उस प्लान में उसके दोस्तों ने भी उसका साथ दिया। उसने अपने ही दोस्तों को 2 लाख रुपए की कामना के लिए सुपारी दे दी। अशोक, दीपक, गौरव और परवेज ने कुछ इस तरह योजना बनाई कि कामना को मारने के बाद वह कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि पूरा शक रिंकू पर चला जाए और उन पर कोई शक भी नहीं करे। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। 28 अगस्त 2019 की शाम गौरव अपने साथियों दीपक और परवेज को लेकर मेरठ से देहरादून पहुंचा, लेकिन उस दिन सही मौका न मिलने की वजह से यह सभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन 29 अगस्त की रात कामना घर का कामकाज निपटाकर बेटी को जल्दी सुला देती है। अशोक भी उस दिन जल्दी घर आ जाता है। पत्नी की गहरी नींद में डूबते ही अशोक करीब 11 बजे गौरव को फ़ोन करके घर बुला लेता है। अशोक के फ़ोन लगाते ही तीनों दोस्त अशोक के घर पर आ जाते हैं और पूरी घटना को अंजाम दे देते हैं, जिसके बाद वहां से तुरंत ही फरार हो जाते हैं। पुलिस रिंकू और कामना की हत्या के लिए दीपक शर्मा, गौरव शर्मा, अशोक रोहिल्ला और परवेज के खिलाफ हत्या और आपराधिक षड्यंत्र रचने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेती है और रिंकू की लाश का पता लगाने के लिए भी एक टीम राजस्थान के चूरू पहुंच जाती है। लेकिन अफसोस, उन्हें रिंकू की लाश नहीं मिल पाती। शक की बीमारी की वजह से कामना और अशोक की पूरी गृहस्थी उजड़ गई। अगर अशोक थोड़े भी विवेक से काम लेता तो शायद उनकी ज़िंदगी बर्बाद ना होती और रिंकू को अपनी जान ना गंवानी पड़ती। यह कहानी पूरी तरह से सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन रेखा और सुरेश नाम को बदल दिया गया है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और भी ऐसी रियल कहानी जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।